तो लास्टली जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज़ नेचर के बाद जो आया था दैट इज़ स्कोप जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है, वो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो स्कोप जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने जैसे देखा था इसमें हम स्टडी कर रहे हैं जैसे नेशन स्टेट्स की हम स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं, जिसको हम स्टेट सिस्टम कह रहे थे। या उसके बगैर हमने एक और पॉइंट वहाँ पर देखा था, हम यहाँ पर स्टडी जो कर रहे हैं दैट इज़ जो रिलेशंस बिटवीन और अमंग नेशंस वो पॉइंट भी हमने यहाँ पे देखा था। तो स्टडी ऑफ नेशन सिस्टम्स या स्टेट सिस्टम्स, स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग दीज़ वेरी नेशंस, ये हमने यहाँ पे स्टडी किया। वहाँ पर हमने नेशनल इंटरेस्ट की बात की, इंटरनेशनल लेवल पर जो है नेशनल इंटरेस्ट की भी बात की जाती है। इसके साथ-साथ वहाँ पर नेशनल पावर की बात होती है, क्योंकि एक नेशन जो है वो इंटरेस्ट अचीव नहीं कर सकता तब तक जब तक कि उसके पास पावर नहीं होगा। सो हम नेचर में पढ़ते हैं पावर मीन्स भी होता है और पावर एंड भी होता है। पावर मीन्स भी होता है और पावर एंड भी होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम स्कोप पढ़ते हैं सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो हम वहाँ पर पहले यही कहते हैं जो नेशंस होते हैं ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है हम इसमें स्टडी करते हैं नेशंस को। हम इसमें नेशंस को स्टडी करते हैं। इसमें हम जो रिलेशंस अमंगस्ट द नेशंस वो हम स्टडी करते हैं। नेशंस की रिलेशंस आपस में जो है वो हम स्टडी करते हैं। ये नेशंस आपस में कोऑपरेट तब करते हैं क्योंकि इनका कुछ मकसद होता है और वो जो मकसद होता है उसको हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। और एक नेशन कभी-कभार कॉन्फ्लिक्ट करता है और इंटरेस्ट अचीव करता है, तो कभी-कभार कोऑपरेट करके नेशनल इंटरेस्ट अचीव करता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं ये आपस में पावर इस्तेमाल करते हैं इंटरेस्ट अचीव करने के लिए, क्योंकि ये पावर मीन्स भी है और एंड भी है। मीन्स तब है जब ये इंटरेस्ट अचीव करते हैं और एंड तब हो जाता है ये पावर जब वो अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी पावर इक्वेशन जो है उसको बनाए रखते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल पावर हो, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, टेक्नोलॉजिकल पावर हो या कल्चरल या सॉफ्ट पावर हो। पावर स्ट्रक्चर को बनाए रखना, डिफेंस के लिए स्ट्रॉन्ग रहना, किसी भी फॉरेन एनिमी से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग रहना, वहाँ पर आप पावर को एज़ एन एंड इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ-साथ हमने इस स्कोप में देखा था जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें हम फॉरेन पॉलिसी को भी स्टडी करते हैं। और फॉरेन पॉलिसी में क्या आता है? फॉरेन पॉलिसी में आता है, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम कहते हैं ना रिलेशंस, इंटरैक्शंस, all these very interactions जो है relations के बीच these are incomplete because the only reason behind making possible all these relations is foreign policy। एक नेशन की फॉरेन पॉलिसी कैसी है? एक नेशन चारों तरफ घिरा हुआ है कंट्रीज से, किसी के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, किसी के साथ उसके जो ताल्लुकात है अच्छे नहीं है। तो जिनके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं उनके साथ उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी है। जिनके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उनके साथ उसकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो भी अच्छी नहीं होती है। लिहाज़ा फ़ॉरेन पॉलिसी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। फ़ॉरेन पॉलिसी इज़ द वे थ्रू व्हिच नेशंस आर मेंटेनिंग देयर रिलेशंस टुवर्ड्स वन अनदर। तो फ़ॉरेन पॉलिसी की ही वजह से नेशंस जो है इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जो रिलेशन है उसको मेंटेन रखने में कामयाब हो जाते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग एक कंट्री की फ़ॉरेन पॉलिसी होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग उस कंट्री की जो रिलेशन है एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ होगी। तो स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी भी हम यहाँ पर करते हैं। उसके साथ-साथ हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखी थी फॉरेन पॉलिसी के बाद दैट वाज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है या इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इसमें इन्वॉल्व होता है इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट भी। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में? इसमें जो होती है इंटरनेशनल रिलेशंस वो इकोनॉमिकली भी अगर हम देखेंगे, तो एक कंट्री जो है वो डेवलप्ड है और दूसरी कंट्री जो है वो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। चाहे कंट्री डेवलप्ड हो, अमीर तरीन हो, डेवलप हो रही हो या बहुत गरीब हो, इन 2 को जो है एड की ज़रूरत है। जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, इनको एड की ज़रूरत है और उनको ये फॉरेन एड जो है, ये उनको फराहम करती है डेवलप्ड वर्ल्ड।
तो यहाँ पर जब फॉरेन एड पे ये डिपेंडेंट है डेवलप्ड वर्ल्ड पे, फॉरेन एड के साथ-साथ यहाँ पर इनको लोन्स भी चाहिए। जिस तरह एक बैंक लोन देता है, इस तरह जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, इनका जो है वेस्टर्न एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक भी जेके बैंक की तरह लोन देता है इन गरीब कंट्रीज़ को, डिपेंडेंट कंट्रीज़ को। तो फॉरेन एड की बात हो, लोन की बात हो, या अगर इनको आपस में ट्रेड करना है, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स आती है, और वो प्रिंसिपल्स कौन डिपिक्ट करता है, डिक्लेयर करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड को कैसे कैरी ऑन करना है, कौन से प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स है, ये डिसाइड करेगी। ये ट्रेड डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच होगा, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड के बीच होगा, लेकिन किस तरह से होगा, किसको कितना टैक्स देना होगा, किस चीज़ पर कितना टैरिफ रहेगा, ये सब डिसाइड करेगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन चीज़ों का जब रहता है इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, फिर फॉरेन एड हो, कोई कंट्री रिहैबिलिटेशन के लिए अफ़गानिस्तान को एड दे रही है। कल वही अमीर कंट्री जो अफ़गानिस्तान को मदद कर रही है, अफ़गानिस्तान से कहेगी, आप ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी कंपनी के लेंगे, किसी और कंट्री से आप नहीं लेंगे ये। तो अफ़गानिस्तान को वहाँ पर वो मजबूर करेंगे एहसान जताते हुए कि जब आप ज़वाल पज़ीर हुए थे, तो हमने आपको मदद की थी। वो अमीर कंट्री अफ़गानिस्तान को कहेगी। तो अफ़गानिस्तान को वो मजबूर करेगी, कोई चीज़ अपनी कंट्री, उसी मदद करने वाली कंट्री से अफ़गानिस्तान को लेनी पड़ेगी अंडर कंपल्शन। उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं प्रोटेक्शनिज़्म। प्रोटेक्शनिज़्म की पॉलिसी वो कार्ड होता है एक्सप्लॉइटेशन का, जिसको एक डेवलप्ड कंट्री खेलती है। एक डेवलप्ड कंट्री खेलती है प्रोटेक्शनिज़्म का कार्ड अगेंस्ट पुअर कंट्री। पुअर कंट्री को कभी ज़रूरत होती है मदद की, फॉरेन एड की या लोन की, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को देती है। लेकिन इस डेवलप्ड कंट्री के माइंड में ये होता है कि आगे चलकर मैं इस गरीब कंट्री को घात में फँसाऊँगी। कैसे? आगे चलकर ये डेवलप्ड कंट्री इस गरीब कंट्री को कहती है कि आपने जो मैक्सिमम चीज़ें हैं हमसे लेनी है। आपने इस चीज़ पर इतना टैक्स देना है, और ये पुअर कंट्री मजबूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके एहसानों के तले दबी हुई होती है। तो ये प्रोटेक्शनिज़्म का शिकार हो जाती है, इसकी मजबूरी होती है, अंडर कंपल्शन ये मजबूर हो जाती है इस डेवलप्ड कंट्री का सब कुछ मानने के लिए। तो इकोनॉमिक इंटरवेंशन रहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, चाहे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स हो या कंट्रीज़ की एक-दूसरे को मदद करने की बात हो। इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बल्कि इकोनॉमिक रिलेशंस भी अहमियत के हामिल है। उसके बाद हमने लास्ट टाइम देखा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब हम स्कोप या सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पर ये भी देखते हैं जो स्कोप है, इसमें हम स्टडी करते हैं किसका? स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस को हम कहेंगे ऑर्गनाइजेशंस एज़ वेल, एंड स्टडी ऑफ रीजनल ऑर्गनाइजेशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस कौन-सी ऑर्गनाइजेशंस हैं? यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, एटसेट्रा। ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये वो इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस हैं, जिनकी मेंबरशिप पूरी वर्ल्ड में है। चाहे यूएन की बात हो, वर्ल्ड बैंक की बात हो, आईएमएफ की बात हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन की बात हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन की बात हो, इन सब की जो मेंबरशिप है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड है। तो वो ऑर्गनाइजेशंस, वो इंस्टीट्यूशंस जिनकी मेंबरशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड होगी, उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस। लेकिन कुछ वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो महदूद होते हैं, लिमिटेड होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन तक। इसीलिए उनको कहा जाता है रीजनल ऑर्गनाइजेशंस। लाइक यूरोप में सरगर्म है रीजनल ऑर्गनाइजेशन यूरोपियन यूनियन, साउथ एशिया में है सार्क, ईस्ट एशिया में है आसियान, अरब वर्ल्ड में है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, मुस्लिम दुनिया की है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। तेल के पैदावार को जो बनाते हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्ल्ड अर्थ से, एक्सट्रैक्ट जो ऑयल करने वाली कंट्रीज है, ऑयल को तैयार करने वाली जो कंट्रीज है,
उनको कहा जाता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स, अफ्रीकन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पर्टिकुलर रीजन में सरगर्म है, या एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो एक पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलर है, इसलिए दीज आर नोन एज रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉपुलर है, जिनकी थ्रू आउट द वर्ल्ड मेंबरशिप है, उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस जो लिमिटेड रहती है एक पर्टिकुलर रीजन तक, दैट इज व्हाई those very organizations are known as regional organizations। and international relations में जो स्कोप है उसमें ये दोनों आती है, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंस्टीट्यूट्स हो, एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो। इसके साथ साथ इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम अगर हम मिलिटरली बात करेंगे तो वहां पर नेटो की बात आती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके 30 मेंबर्स है, ये भी इसमें आती है। इसमें ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज भी आता है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज क्या होती है? ये ग्रोइंग इकोनॉमीज होती है, G7। G7 होती है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जिनकी होती है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। ये G7 की जगह एक और चीज है, वो है G20। लेकिन G7 बड़ा अहम है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? G7 कंट्रीज को हाँ हम याद कैसे रखते हैं? JUICE, क्या हो गया? जूस। विद GF, गर्लफ्रेंड। देखो ये कितने हो गए? 5, ये हो गए 2, हो गए 7। तो मैंने यहाँ बात किसकी की? G7 की। ये G7 पहले हुआ करता था G8। G8 में होता था रशिया, लेकिन 2013 में रशिया ने जो ही एनेक्स किया, कब्जा किया किस पर? क्रीमिया पर। तो G8 ने रशिया को वहां से निकाला क्रीमिया पर 2013 में कब्जा करने के बाद, इसीलिए G8 बन गया G7। अब इस G7 जो स्ट्रॉन्ग 7 इकोनॉमीज है, इनको आप कैसे याद रखेंगे? जूस विद गर्लफ्रेंड। J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर चाइना, E फॉर इंग्लैंड। ये चाइना नहीं है, ये कनाडा है। जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, हो गया जूस, JUICE। तो ये आ गई जूस की 5, और इसमें 2 और है, जर्मनी प्लस फ्रांस। तो ये G7 की 7 कंट्रीज है, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जूस विद गर्लफ्रेंड। इस तरह से आप G7 कंट्रीज को याद रख सकते हैं। तो जो हम स्टडी करते हैं स्कोप, उसमें हम देखते हैं स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर रीजन भी है, पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज है, ग्रुप है ग्रोइंग इकोनॉमीज का, चाहे G20 की बात करें, G7 की बात करें, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें, उसमें G77 आता है। ये सारी चीजें जो है ये आती है रीजनल एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। उसके बाद एक और चीज हम देखते हैं जो स्कोप है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, हम वहां पर करते हैं स्टडी नॉन स्टेट एक्टर्स का भी। नॉन नॉन स्टेट एक्टर्स का भी। ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? इनमें आते हैं 2, एक होते हैं MNCs, प्लस इनमें होते हैं NGOs। MNCs एज वेल एज NGOs इनमें होते हैं। जब हम MNCs की बात करते हैं तो ये होती हैं वो कंपनीज जो एक कंट्री से ज़्यादा बाकी कंट्री, मतलब एक कंट्री के साथ-साथ बाकी कंट्रीज़ में भी इनके रूट्स पाए जाते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर्स, बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ वन कंट्री, बियॉन्ड द नेशनल लेवल पे पाए जाते हैं। दैट इज़ व्हाई दीज़ आर नोन एज़ मल्टी
नेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, और ये होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। चाहे एमएनसीज की आप बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ये दोनों आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम इनको भी स्टडी करते हैं। ये इकोनॉमी और ट्रेड और प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लेकिन जो एनजीओज हैं ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करते हैं, ये पॉवर्टी की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, ग्रीन गोल्ड यानी ग्रीन पीस जो एनजीओ है फॉरेस्ट्स के लिए, नेचुरल वेजिटेशन के लिए, इसकी ये बात करते हैं। एनजीओज ह्यूमन राइट्स इश्यूज या प्रिजनर्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, या कहीं भी एक्सप्लॉइटेशन हो, वायलेशन हो रही हो, वो रोकनी है, एनजीओज की बात कर रहे हैं। तो चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो या मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेशंस की बात हो, इनको कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनकी भी स्टडी की जाती है, ये भी इसके स्कोप में आते हैं। उसके साथ साथ आते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वहां पर एक और चीज आती है, दैट इज रेगुलेटर्स कौन होते हैं, कैसे चलाई जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस इज पॉसिबल ओनली देयर जब इंटरेक्शन करते हैं आपस में नेशंस, जब नेशंस आपस में जो है इंटरेक्शन करते हैं। वो किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, लाइक जब हम कोल्ड वार की बात करते हैं, कोल्ड वार जब खत्म होती है तो उसके बाद वहां पर आते हैं, कहते हैं अगर ये पावरफुल कंट्री है दूसरे को भी पावरफुल बनाना पड़ता है। तो वो दूसरी पावरफुल कैसे बनती है, वो कहती है इसने हथियार बनाए तो मैं भी हथियार रखूंगी। लेकिन इससे क्या होता है, जब ये भी पावर बढ़ाते हैं, ये वाली भी पावर बढ़ाते हैं, तो खतरा रहता है जंग का। लिहाजा वहां पर एक टर्म आती है, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर की बात वहां पर की जाती है, या यही जो हम आपस में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की रीजनलिज्म की बात करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर, पावर इक्वेशन आप बनाए रखते हो कि अगर इसने हथियार रखे हैं हम भी हथियार रखेंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ रखेंगे कॉमन एनिमी के खिलाफ। तो बैलेंस ऑफ पावर, रीजनलिज्म या अलायंस सिस्टम। ये अलायंस सिस्टम में क्या होता है, अलायंस सिस्टम में आप ग्रुपिंग करते हो एक कॉमन एनिमी के खिलाफ। फॉर एग्जांपल नेटो, जब नेटो बना था वो एक अलायंस सिस्टम था अगेंस्ट कम्युनिज्म, अगेंस्ट कम्युनिज्म। या उसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं आपस में आप क्या करते हो, आप कहते हो अगर टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, अगर ग्लोबल पैंडेमिक के खिलाफ लड़ना है, तो हमने कलेक्टिव एफर्ट करने होते हैं। इसलिए आप वहां पर करते हो कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसमें सब, जैसे यूएन कहीं पर ऑपरेशंस करती है पीस कीपिंग के लिए, तो यूएन को बहुत सारी कंट्रीज अपनी फौज देती है, तो वो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बन जाता है। नेटो ग्रुप कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, अलायंस सिस्टम है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी, ग्लोबल चैलेंजेस के खिलाफ आप एकजुट हो जाते हो, अलग अलग नहीं लड़ना चाहते हो, एक साथ एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ लड़ना चाहते हो, तो वहां पर आप कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। पावर इक्वेशन को बनाए रखना चाहते हो, बराबर-बराबर पावर रखना चाहते हो ताकि पीस भी मेंटेन रहे और आपस में बैलेंस भी रहे। ये इस पर हमला करने से पहले सोचे कि जितना मुझे पावर है इतना भी इसको भी पावर है, तो इसलिए एक-दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पावर वहाँ पर रहता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पर चलता है। उसके साथ-साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को रेगुलेट करने वाला क्या है? दैट इज़ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। अब ये जो इंटरनेशनल लॉ है, एक कंट्री की जो टेरिटरी है वो 3 चीज़ों से बनती है। वाटर बॉडीज, लैंड एंड एयर। वाटर बॉडीज में नेवी है,
लैंड पर आपकी ग्राउंड मिलिट्री है और एयर में आपकी एयर फोर्स है। जो आप वाटर बॉडीज के लिए लॉ रखते हो उसको आप कहते हो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल लॉ ऑफ द लैंड, इंटरनेशनल लॉ फॉर द एयर। तो चाहे कोई टेरिटरी में कोई सा भी एरिया हो, कोई भी एंगल हो, आपने उसके लिए रखने हैं इंटरनेशनल लॉज जो हर एक कंट्री एक्सेप्ट करती है, जो हर एक कंट्री एक्सेप्ट करती है। उसके साथ साथ आपने मीडिया को फ्रीडम देना है कवरेज के लिए, लोगों को लिबर्टी देनी है। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ आप कंट्री में फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती है रेगुलेटर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चलाने वाले कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसका स्कोप क्यों एक्सपेंड होता जा रहा है, क्योंकि ये जो करंट कुछ क्राइसिस आते हैं, करंट करंट को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कंटेम्पोररी। कंटेम्पोररी इश्यूज जो होते हैं, कंटेम्पोररी इश्यूज जो होते हैं, उन इश्यूज को भी हम कंसिडर करते हैं, वो भी आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में। इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में वो भी आते हैं, जो करंट इश्यूज होते हैं वो भी आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में। तो एक करंट इश्यूज या कंटेम्पोररी इश्यूज कौन होते हैं? करंट या कंटेम्पोररी इश्यूज ये कौन से होते हैं? इसमें हम ये कहेंगे जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, या उसके साथ-साथ जो रिसेंटली 2019 में आया ग्लोबल पैंडेमिक जिसे हम कहते हैं, या कंटिन्यूअसली एक प्रॉब्लम चल रही है जिसको हम कहते हैं टेररिज्म। उसके साथ-साथ आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस भी इसी पे होती है कि पोल्यूशन की लेवल जो है कम होनी चाहिए। और लास्टली जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई ग्लासगो स्कॉटलैंड इंग्लैंड में हुई 2021 में, और मकसद होता है हाउ टू कंट्रोल द पोल्यूशन लेवल, हाउ टू कंट्रोल द पोल्यूशन लेवल। या इनमें ये भी आता है कंटेम्पोररी इश्यूज में, जो आप हथियार बनाते हो, हथियार बनाने को हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात हो या डिसआर्मामेंट की बात हो, ये सारे आते हैं कंटेम्पोररी इश्यूज में। उसके साथ-साथ टेररिज्म की बात हो या कॉन्फ्लिक्ट को आप रिज़ॉल्व करना चाहते हो, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन, जो हमने नेचर में भी पढ़ा था। ये वो इश्यूज़ है जो कंटेम्पोररी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कोप में आते हैं, या उनको हम डायरेक्टली कहते हैं इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्कोप वी आर आल्सो स्टडीइंग द करंट इश्यूज़। तो इन जनरल वी कैन से जो स्कोप था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, या जो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं नेशन सिस्टम का, जिसमें हम स्टडी करते हैं नेशनल इंटरेस्ट का, जिसमें हम स्टडी करते हैं नेशनल पावर का, जिसमें हम फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करते हैं, जिसमें हम इंटरनेशनल जो लॉ है उसको स्टडी करते हैं। और उसके साथ-साथ बाकी जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनको भी यहाँ पर स्टडी करते हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती ही रहती है। जब हम इसमें कहते हैं इट इज़ ऑल अबाउट द कंटीन्यूअस इंटरैक्शंस अमंग वर्ल्ड नेशंस, तो वहाँ पर उस कंटीन्यूअस इंटरैक्शन को कामयाब करने के लिए एक नेशन की जो होती है वो फॉरेन पॉलिसी होती है। तो फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही वहाँ पर आप कंटीन्यूअस इंटरैक्शन चलाते रहते हो, ये बनती जा रही है रिलेशन। तो आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करते हो, एक पर्टिकुलर रीजन में जो एक ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर होती है, लाइक सार्क इन साउथ एशिया, ओशियान इन ईस्ट एशिया, या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम नेटो कहते हैं, या ग्रोइंग इकोनॉमीज की G20 है, G7 है, बिग जे है, बिग जे में ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान आता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज़ बिग जे।
और ये बिग चेन इसलिए है क्योंकि ये 4 यूएनएससी के लायक गवर्नमेंट मेंबर कभी भी कर सकते हैं। या सार्क देशों को या ब्रिक्स को या गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यूरोपियन इनको आप स्टडी करते हो तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आती है या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी थ्रू आउट द वर्ल्ड मेंबरशिप है वो होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे भी आते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्कोप में। इसके साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं जिसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स आते हैं लाइक आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें हम इकोनॉमिक रिलेशंस ये भी देखते हैं एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहती है डेवलपमेंट के लिए फॉर एड के लिए लोन्स के लिए। तो इकोनॉमिक रिलेशंस की बहुत कारण साबित होती है जहाँ तक कि पॉलिटिक्स की बात। और यहाँ पर हम कंटेम्पोररी या करंट इशू को भी स्टडी करते हैं जैसे टेररिज्म आती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात होती है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस यानी की हम बात करते हैं ग्लोबल पैंडेमिक की बात करते हैं। हथियारों की रोकथाम करनी है तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है। हथियार बनाने हैं तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है। हथियारों को मुकम्मल तौर पे आप तबाह करना चाहते हो तो डिसआर्मामेंट है। हथियारों को बनाओ लेकिन कंट्रोल्ड वे में तो वहाँ पर आर्म्स कंट्रोल की बात ये भी आते हैं करंट इश्यूज में। उसके साथ साथ यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स को भी स्टडी करते हैं वो भी आते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो नॉन स्टेट एक्टर्स में खास वो आते हैं एक वो जो ह्यूमन राइट इश्यूज की बात करते हैं जिनमें आते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल लाइक ह्यूमन राइट्स वॉच। या अगर हम इंडिया का देखेंगे तो वहाँ पर सॉफ्ट केयर या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है या पाकिस्तान की शहद अफरीदी फाउंडेशन है या उसके साथ साथ वहाँ पर एहरी फाउंडेशन है या ग्रीन गोल्ड यानी इकोलॉजिकल बैलेंस को फॉरेस्टेशन को मेंटेन करने के लिए एनजीओ है उसको हम कहते हैं ग्रीन पीस। या चनाब वैली में एक ह्यूमैनिटेरियन जो ये चलती है एनजीओ उसको हम कहते हैं आबादी। यहाँ पर है मौज कशीर वो भी एक एनजीओ है। तो बहुत सारे एनजीओ है जैसे अथरुप वो भी एक एनजीओ है वो नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं। उसके साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी आती है जिनको हम कहते हैं एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और मल्टीनेशनल कंपनीज। ये वो कंपनीज होती है जो सिर्फ एक कंट्री में नहीं होती है बल्कि इस कंट्री के जो इस कंपनी के जो रूट्स होते हैं वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ वन कंट्री होते हैं। तो चाहे एमएनसीज हो या एनजीओ है वो आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स में एंड इंटरनेशनल वी आर स्टडीइंग दीज नॉन और इसमें जो रहता है दैट इज अबाउट सिग्निफिकेंस या व्हाई इंटरेस्ट पॉलिटिक्स स्टडी इज इम्पोर्टेंट। इसे क्या कर रहे हैं दैट्स व्हाई सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरेस्ट पॉलिटिक्स